नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले सूत्र में आद्यंतौ टकितौ पढ़े थे। वह हमको आगम के विषय में बताता है कि आगम हमको कहां पर करना है, तो उसका हम प्रयोग यहां पर आज जानेंगे। तो हमारा आज का सूत्र है गणोह पुक टुक सरी। यहाँ पर षष्ठी द्विवचन का है तो स्थानीय है, अर्थात इसमें ही कार्य होना है। ठीक है, अब इसका हम अर्थ समझते हैं। और यह शरी है, शरी का मतलब सप्तमी है तो परे रहते। तो इसका अर्थ देख लीजिए, शर परे रहते गकार और डकार के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः अर्थ में कहां से लाया, यथा संख्य मनुदेश समानाम, क्रमशः कुक टुक आगम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगम। अब यह सूत्र हमको यह नहीं बताया और यह कैसा विकल्प से होगा। ठीक है, हे मपरे हुआ से अनुवृत्ति आती है। अब हमको यह सूत्र यह नहीं बताया कि आगम आदि में होना है कि अंत में होना है, अर्थात गकार रकार के आदि में होगा। देखिए यहाँ पर है ना उदाहरण मैं लिख दिया हूं समय के बचत के लिए कि यहां पर होगा कि यहां पर होगा, आदि अंत में। तो आद्यंतौ टकितौ हमको बताता है जो टित है वह आदि में आगम होगा अर्थात पहले, और जो कित है वह अंत में, अर्थात गकार के जो यहाँ पर कित है ना, कुक और टुक, क्योंकि ककार की इत संज्ञा हो गई इसलिए कित कहलाया। ठीक है, तो कित कहां पर आगम होगा? अद्यंतो टकितो क्या कहता है? वह अंत में होगा। तो गकार के अंत में हमने यह कुक किया और इसके का के हलंतव से और उ के उपदेशन अनुनासिक के इस संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करके केवल हमारा क्या बचा? का। ठीक है, यहां पर अर्थात कुक मैंने आगम किया। अभी तक हम आदेश पढ़ रहे थे, आगम नहीं पढ़े थे। जब कुक आया तो आप यहां पर आप देख सकते हैं का आया, फिर यहाँ पर शाह है। यह दोनों जब मिल जाएंगे, का शाह मिल करके क्या हो जाता है? शाह हो जाता है। तो प्रांग षष्ठा यह हमारा रूप बन गया। आपको समझ में आ गया? एक हमारा रूप ऐसा ही बनेगा, प्रांग षष्ठा ऐसे का ऐसा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यह विकल्प से करता है कुक और टुक आगम। यहाँ पर गकार था, गकार को क्या आगम हुआ? कुक हुआ, अर्थात हटाया नहीं, उसके समीप आकर के बैठ गया। जैसे अभी तक हमें इको याडची में ई के स्थान में या इत्यादि पढ़े थे ना, वहां पर आदेश था हटा करके बैठता था, परंतु नहीं, यह जो आगम है वह मित्र के समान, मैंने बता चुका हूं ना, मित्र वदागम, मित्र के समान आगम है। तो मित्र यही चाहता है कि मेरा परम मित्र मेरे साथ मिल करके काम करे। तो यहाँ पर बगल में आकर के बैठ गया है, का बच्चा सबका लोप हो गया है। जब आप मिला देंगे तो प्रांग षष्ठा, एक रूप आपका यह शुद्ध हो गया, एक रूप यह शुद्ध है, प्लस को हटा देंगे तो एक रूप आपका यह शुद्ध है, क्योंकि विकल्प से हो रहा है कार्य। ठीक है, ऐसे ही आपका इसका गकार का उदाहरण दे चुके हैं, ड़कार का उदाहरण देखिए, क्योंकि दो को आदेश, गकार को कु और ऋ को टुक आगम। तो यहां पर भी देख लीजिए, ऋ को क्या हो गया? टुक आगम हो गया, अंत में होगा। क्यों होगा? आद्यंतौ टकितौ। वो कहता है जो क्या है कित है वह अंत में आगम होगा। तो कित है क्योंकि का की भी यहां भी इत संज्ञा हुई है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आया तो आधा टा आ गया और यहां पर शा, तो मिला दीजिए सुगर्ण षष्ठः। यह एक ऐसा रूप रहेगा। और एक रूप ये भी शुद्ध है क्योंकि यह वैकल्पिक है। ठीक है, यह आपके उदाहरण आपको पूरा स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी किताब में ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगला जो हमारा वार्तिक आता है, देख लीजिए वार्तिक क्या है? चयो द्वितीया, लिख देता हूं, इसको मिटाता नहीं क्योंकि इसी से संबंधित है पूरा। चयो द्वितीया। और आप देखेंगे ना कि वार्तिक के बाद उदाहरण दिया है, परंतु मैं आपको सरलता के लिए यह भी प्रक्रिया सही है, कोई इस प्रक्रिया को गलत नहीं कह सकता है। ठीक है, पौष्कर। और मैं आपको बताया था कि वैकल्पिक के लिए, अर्थात जब विकल्प से कार्य होता है तो उसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आपको बताया था यदि किसी ऋषि का नाम आए तो आप वह कार्य क्या समझ लेना? वैकल्पिक समझ लेना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए किस ऋषि का नाम आया है। तो यहाँ पर पौष्कर ऐसा शब्द कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? है ना, तो पौष्कर है, अर्थात पौष्कर ऋषि के मत में यह कार्य होगा। ये अब जो इसका मैं अर्थ बताऊंगा आपको। तो इसका अर्थ आप देखिए क्या है? चयः, चय दिख रहा है आपको? चयः, फिर इसके बाद द्वितीय। ठीक है, ऐसा ही जैसा लिखा है उसको ऐसे ही अर्थ लिख लीजिए, अर्थात चय एक प्रत्याहार है। ठीक है, चय प्रत्याहार है, उसमें प्रथम वर्ण आते प्रत्येक अक्षर के। ठीक है, तो क्या लिखा है? चयः द्वितीय, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? सर परे। यदि सर परे है तो पौष्करादेह इति वाच्यम। यहां पर आप पौष्कर लिख लीजिए, पौष्कर इति वाच्यम। ठीक है, वाच्यम। अब यहां पर इसका अर्थ आपके सामने पूरा आ गया है।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, सरी अर्थात सर परे रहते, क्या हो, सर परे रहते, चय प्रत्याहार के स्थान में, क्या लिखा है, चय लिखा है ना, चय प्रत्याहार के स्थान पर वर्गों के द्वितीय अक्षर, यहाँ पर द्वितीय लिखा है ना, चय, देखिए फिर से अर्थ समझ लीजिए, सर परे रहते चय प्रत्याहार के स्थान में वर्गों के द्वितीय अक्षर हो जाते हैं पौष्कर ऋषि के मत में। स्पष्ट हो गया। उदाहरण से हम लोग समझते हैं कैसे। अब यहां पर देखिए, आपको यही स्पष्ट कर देता हूं। प्रांग यहां पर का है, चय प्रत्याहार है, का में जो प्रथम अक्षर आता है ना प्रत्येक वर्ग का, और यहां पर शा ये सर प्रत्याहार है। तो यह हमारा वार्तिक कहा कि पौष्कर ऋषि के मत में, केवल पौष्कर आचार्य हैं, ठीक है, उनके मत में क्या होगा, विकल्प से द्वितीय अक्षर हो जाएगा, अर्थात उसी वर्ग का द्वितीय अक्षर। तो यहां पर देखिए का क्या हो जाएगा, का मात्र आपको यहां पर कर देना है खा, ठीक है। अब जब खा कर देंगे तो आपके सामने कैसा रूप बन जाएगा, देखिए यहीं पर समझा देता हूं क्योंकि इसी संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रांग आधा खा लिख देंगे तो ऐसा कर दीजिए, ये देखिए प्रांग षष्ठा, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। आपकी किताब में देख लीजिए, ऐसा ही उदाहरण सेम दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हमको भी ये खा किया है ना, तो ये प्रांग षष्ठा। और यहां पर भी क्या है, आप यहां पर देख लीजिए टा है, तो टा का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, टा का दूसरा अक्षर ठा होगा। तो आप देख लीजिए क्या बन जाएगा, सु गा ड़ा तो रहेगा ही, टा के स्थान में ठा कर दीजिए और षष्ठा लिख दीजिए, ठीक है। बहुत सरल है, आपको घबराना नहीं है। देखिए आपके सामने इतने सारे रूप बन गए हैं। एक रूप ये भी सही हो गया, ये पौष्कर के मत में द्वितीय अक्षर, ये पौष्कर के पहले था, वैकल्पिक सब कार्य हो रहे हैं। एक ये रूप सिद्ध हो गया और एक आपका ये रूप, अर्थात प्लस को हटा देंगे तो प्रांग षष्ठा, तीन रूप शुद्ध हुए। प्रांग षष्ठा ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि विकल्प से कार्य करता है। तो यहाँ पर टुक आगम हुआ, कुक आगम हुआ, कुक आगम हुआ, दोनों को मिला देंगे तो छा हुआ है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि छा कहां से आ गया है, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर देखिए आप, ये तीन रूप आपके सिद्ध हो गए ना। फिर ये का के स्थान में खा कहां से आ गया, क्योंकि यह वार्तिक आया कि चय प्रत्याहार के स्थान में प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर हो जाता है पौष्कर ऋषि के मत में, तो का यहाँ पर खा हो गया और पूरी कंडीशन वही है। तो हमारे ये भी रूप शुद्ध हो गया, ये भी रूप और ये भी रूप, तीन रूप बन गए। ऐसे इसमें भी तीन रूप, एक रूप तो यही शुद्ध है, सुवर्ण प्लस षष्ठा, ऐसे कैसे रहेगा। ये हमारा क्या हुआ था, आगम, टुक आगम हुआ था, टा बचा था मात्र, तो देख लीजिए सुवर्ण षष्ठा ऐसा रहा। और जब पौष्कर ऋषि के मत में टा को द्वितीय अक्षर होना है विकल्प से, तो टा को ठा हो गया, तो हमारा यह तीसरा रूप सिद्ध हो गया। तो आप देख लीजिए एक शब्द में तीन रूप बने हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया आप कर लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही सूत्र बाय सूत्र समझाता आया हूं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यह हमारा स्पष्ट हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अगला सूत्र हमारा कौन सा है, देख लीजिए आप, डह सिधुट, ठीक है। उसमें भी अब हमारे आदेश का प्रकरण समाप्त हो गया है। अब जितना भी आएगा, एक आध बीच में आएगा, जब रूप पढ़ेंगे ना आगे इसमें प्रकरण आएगा, वहां पर आदेश होगा, परंतु अधिकांश सब आगम के विषय में ही हमको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा यह सूत्र है डह सिधुट। अब इसका हम लोग अर्थ निकालते हैं। अर्थ बहुत सिंपल है, अर्थात डकार से सकार जिसका अवयव है उसको धुट का आगम होता है, अर्थात डकार के बाद सकार होना चाहिए, धुट का आगम होगा। अब प्रश्न उठता है धुट आगम हम किसको करें, तो इस प्रश्न के समाधान के लिए, अर्थात जहां पर पंचमी हो और जहां पर सप्तमी हो, डा में पंचमी है और सी में सप्तमी है, तो यहाँ पर पंचमी में तस्माद्युत्तरस्य कहता है कि वह उसके अव्यवहिक कार्य होना चाहिए पंचमी के बाद, और सी में सप्तमी है, तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना, तो उसके पूर्व कार्य होना चाहिए। तो इन दोनों समस्याओं के लिए क्या है हमारी परिभाषा, उभय निर्देशो, पंचमी निर्देशो क्या है, एक उसको परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। उभय निर्देशे, लिख लीजिए आप भी, उभय निर्देशे, ठीक है, निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, ठीक है। अब यहां पर आप यह देखिए
यहाँ इस परिभाषा में यह कहा है जहां पर पंचमी कही गई हो, जहां पर सप्तमी कही गई हो, तो उन दोनों जगहों में बल अर्थात प्राबल्य किसका होगा, किसकी बात को मानेंगे, तो कहा पंचमी निर्देशो बलियान। जहां पर सप्तमी भी कही जाए, जहां पर पंचमी कही जाए, तो पंचमी की बात को मानेंगे, अर्थात डा से अव्यवहित, डा के बाद कार्य होगा। तो अब आपको पता चल गया कि सा को ही धुट का आगम होना है। यह एक समस्या हुई, समस्या का हल हो गया। ठीक है, अब दूसरी समस्या और विद्वान लोग उठाते हैं, मैं आपको वह भी बता दूं। क्या उठाते हैं इसमें, यहां पर सी आपने सप्तमी इसमें क्यों कही, आपने यहां पर सप्तमी क्यों कही, जब षष्ठी के स्थान में कार्य होता है ना, अर्थात सा के स्थान में कार्य हो रहा है, तो आपको सप्तमी कहने की क्या जरूरत थी महाराज। तो इसके निवारण के लिए एक वैयाकरण के लिए बहुत परिभाषा फेमस है, कहा है अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। क्या कहा, लिख देता हूं परिभाषा है, आपकी परिभाषाएं बहुत काम आती हैं। ठीक है, अर्धमात्रा लाघवेन, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम, क्या है, पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। अब देखिए इसका सरल भाषा में अर्थ समझ लीजिए। जब पुत्र उत्पन्न होता है किसी के, तो वह कितना प्रसन्न होता है, कितना आह्लादित होता है। इसी प्रकार से जो वैयाकरण होते हैं ना, यदि उनकी मात्रा कम हो जाए, अर्थात उनका क्या हो जाए, लाघव हो जाए, लघुता हो जाए, तो जिस प्रकार से लोग पुत्र उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से वैयाकरण मात्रा की लघुता के कारण वह पुत्रोत्सव क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यही कहा है ना, अर्धमात्रा लाघवेन, केवल आधी मात्रा के लघुता के कारण पुत्रोत्सवम, पुत्र उत्सव जैसा मन्यन्ते वैयाकरणाः, वैयाकरण मनाते हैं। तो यहां पर आप यह देखिए सी में कितनी मात्राएं हैं। सी में आप ध्यान से देखिए, एक सा है और ई है, अर्थात सा में आधा मात्रा व्यंजन की और ई की एक मात्रा। ठीक है, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं वो क्या है, स्वतंत्र है, परंतु व्यंजन में आधा मात्रा होती है। तो ये सा में देख लीजिए, ये सा है और ई है, तो कितनी मात्रा हो गई, 1.5। और यदि इसकी जगह में यदि सह कहते, क्या कहते, देखिए ध्यान से देखिए, सह कहते तो इसमें कितनी मात्राएं होती, देखिए एक तो ये सा और एक आ और आपका विसर्ग। अब मात्राएं गिन लीजिए कितनी मात्राएं हो गई, सा में आधी मात्रा, आ की एक मात्रा और विसर्ग की आधी मात्रा, तो ये 2 मात्राएं हो गई ना, और इसमें 1.5 मात्राएं। तो फिर पुत्रोत्सव अर्थात पुत्र उत्सव मनाते हैं वैयाकरण आधा मात्रा में, तो इसीलिए यहाँ पर सी किया, समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी नहीं किया, लघुता के कारण। आपसे कोई यह प्रश्न पूछ सकता है तो आप उत्तर देने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। स्पष्ट हो गया। अब आते हैं अपनी प्रक्रिया में। अब यहां पर क्या कहा, षड प्लस संतः में डकार के बाद सकार हो है, उसको धुट का आगम होता है, तो कर दीजिए, आपको समस्या हल हो गई कि सा को ही धुट का आगम होगा। अब यह आदि में होगा कि अंत में होगा, तो आद्यन्तौ टकितौ, टित है तो आदि में आगम होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, षड, यहाँ पर प्लस के बाद धुट, धुट में केवल यह है धा ही बचता है। ठीक है, और संतः अर्थात हलंतम से ट की संज्ञा और उपदेश जन्मनासिक से उ की और तस् से लोपा से लोप हो जाता है। स्पष्ट है, देख लीजिए, षड प्लस धा प्लस संतः, यह हमारा रूप बन गया। अब इसके बाद देखिए खरी चा सूत्र लगा लीजिए। कौन सा सूत्र लगाएंगे आप, खरी चा। क्या कहता है वह, खर को चर होता है। ठीक है, हाँ यही कहता है ना, झल को चर होता है, पर कब, जब खर परे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप यह देख लीजिए, यहाँ पर इसको क्या होना है, चर हो जाएगा, कब, खर परे, तो खर में आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, षड प्लस ता हो गया, इसको किस सूत्र से हो गया, खरीचा सूत्र से। ठीक है, फिर दोबारा से खरीचा लगेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसी स्थिति कहां पर आ रही है, तो हमारा यहाँ पर षड डा और ता में आप देखेंगे तो आपको वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो खरीचा यहाँ भी प्रवृत्त हो रहा है दोबारा से, 2 बार खरीचा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो डा के स्थान में, अब मैं यहाँ पे धा के स्थान में ता क्यों लाया, क्योंकि जो चर होता है ना, आप देखेंगे उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, तो धा का पहला अक्षर क्या है, ता हो गया। ऐसे ही डा का प्रथम अक्षर क्या है, टा हो गया।
यदि आपको यह कठिन वो सरल ज्यादा लग रहा है तो कठिन भी जा सकते हो, उच्चारण स्थान मिला लीजिए, ठीक है, उच्चारण स्थान आप मिला करके यह ला सकते हैं। तो सट प्लस संतः, यह ता और संतः, ऐसा रूप आपके सामने बन गया। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सट संतः, ठीक है। और यह आगम जो हुआ था धुट का, यह आगम कैसा हुआ था, विकल्प से हुआ था। वाह है ना यहाँ पे, वाह, ये वाह की अनुवृत्ति किससे आती है, हे मपरे वाह से आती है। तो आप देख लीजिए, जब धुट का आगम नहीं होगा तो हमारा यह डा को टा, यहां तक पूरी प्रक्रिया होगी परंतु इसको धुट नहीं दिखाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, सट प्लस संतः। यह इसमें दो रूप बनते हैं, ठीक है, सरल है ना, नहीं समझ में आ रहा, देखिए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। सट प्लस संतः ऐसा है, फिर क्या कहा, डकार सकार, उसको धुट का आगम यहां पर हम कर देंगे। पूरी प्रक्रिया समझ गए कि सकार को ही धुट का आगम होगा। आद्यंतौ टकितौ से टित आदि में आता है तो यह आदि में धा आ गया। फिर यहां पर हमारा आया खरीचा सूत्र, वह क्या कहता है, झलों को चर करता है, पर कब, जब खर परे हो, खरी सप्तमी है ना, इसमें अनुवृत्ति आती है खरी में, ठीक है, क्योंकि खरीचा इतना ही सूत्र है, परंतु अनुवृत्ति क्रम मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। तो क्या हो गया, चर हो गया, चर अर्थात उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, धा को ता हो गया। फिर खरीचा दोबारा लगेगा, क्योंकि यहां पर भी वही लग रहा है, क्योंकि झल परे है और ये क्या है, वो खर परे है और ये झल है, तो झल को चर आगम हो गया अर्थात चर आदेश हो गया। तो फिर क्या हो गया हमारा, ये टा हो गया, डा का प्रथम अक्षर क्या होता है, टा, तो हमारा क्या बन गया, सट संतः। और सट संतः ये विकल्प से हुआ, इसमें धुट का आगम नहीं हुआ। स्पष्ट हो गया ये। अब अगला हमारा क्या कहता है, अगला एक और इसी में उदाहरण दिया है, सड प्लस सु, देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं, यह आपका सिद्ध हो गया एक रूप। अगला देख लीजिए, सड प्लस सु, आप एक रूप देख चुके हैं ना, तो अब इसमें आपको समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है। अब यहां पर बताइए धुट का आगम कहां पर दे, सा को ही करेंगे ना, देखिए सड प्लस धुट में केवल धा बसता है ना। फिर यहां पर वही प्रक्रिया लगा लीजिए पूरी, फिर धा को क्या खरीचा सूत्र लग जाएगा ना, अभी जैसे हमने पहले लगाया है। तो हमारा धा को हमने क्या किया था, धा को ता किया था, तो यहाँ पर ता सु, क्यों खरीचा लगा, ता क्यों हुआ, क्योंकि झल को चर होता खर परे रहते, तो यहाँ पर ता, धा का प्रथम अक्षर ता हो जाता है, ठीक है। फिर खरीचा लगा लीजिए, इन दोनों में फिर घट रहा है, तो यहाँ पर झल है, इसको झल को क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात प्रथम अक्षर। तो डा का प्रथम अक्षर क्या है, टा है, तो हमारा क्या बन गया, सट सु, ऐसा रूप। और जब धुट का आगम नहीं होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सट सु, ऐसा रूप। दो रूप आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे, देख लीजिए अपने किताब में आप, ठीक है। यह इसकी पूरी सूत्र की प्रक्रिया हो गई। अब अगला सूत्र क्या कहता है, अगला सूत्र को देख लीजिए, इस सूत्र को नहीं मिटाता हूं क्योंकि इसकी अनुवृत्ति उसमें जाती है, ठीक है। सूत्र हमारा है नश्च, कौन सा सूत्र है, नश्च, ठीक है। आप इसको अलग अलग विच्छेद कर लीजिए, नह च। अब इसका अर्थ क्या होगा, नह में कौन सी विभक्ति है, नह में पंचमी विभक्ति है। इसको चलिए पहले अनुवृत्ति क्रम हम लोग लगा लेते हैं कि इसका कहां कहां से अनुवृत्ति कौन कौन से आ रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, नह लिख लीजिए, नह, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, अष्टाध्यायी रखे हैं, आप भी देख सकते हैं, गोपाल दत्त जी वाले, उसमें अंडरलाइन कर देता है कहां तक अनुवृत्ति जा रही है। फिर इसके बाद सी की अनुवृत्ति आ रही है, सी की अनुवृत्ति किससे आ रही है, डह सी धुट से। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, अभी हमने लिखा ही है, ऊपर है, तो सी कहां से लाए हमने, डह सी धुट, ठीक है। फिर इसके बाद धुट की अनुवृत्ति इसी से आएगी, ऊपर वाले सूत्र से, इसीलिए मैं इसको मिटाया नहीं हूं, ठीक है। और इसके बाद चा और वा की अनुवृत्ति आती है, हे मपरे वा। पिछले वाले सूत्र में भी वा कहां से आया था, हे मपरे वा से आया था। अब यहां पर हम लोग इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इसका बहुत साधारण अर्थ लिखा है, क्या, नकार से परे, क्या कहा, नकार से परे, वहां पर डकार से परे था ना, बस वही पूरा अर्थ है। देखिए, नकार से परे सकार जिसका अवयव है उसको धुट आगम होता है, पूरा ऊपर वाला अर्थ देख लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर नकार से परे, वहां ऊपर डकार से परे था, यहाँ नकार से परे है। और यह कैसा कार्य होगा? विकल्प से कार्य होगा। वह लगा रखा है ना, तो विकल्प से कार्य होगा। अर्थ समझ गए ना? देखिए, नकार से परे सकार जिसका अवयव है उसका धुट आगम होता है। ठीक है, उदाहरण से हम लोग और सरल से समझ लेते हैं। देखिए, सन प्लस सह। अब यहां पर देखिए, यही तो स्थिति है। यहां डकार था, डकार की जगह हम नकार कर देंगे और पूरा ड सी धुट, वही पूरा सूत्र लग रहा है। उसकी पूरी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। ठीक है, तो नकार से परे सकार है ना, है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? धुट आगम हो जाएगा। सन, धुट में केवल धा बचता है। ठीक है, यह धा, यह हमारा बन गया। अब यहां पर पूरा वही लगा देंगे जो ऊपर हम लोग लगाए थे। कौन सा? खरीचा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तब भी चलिए लिख देता हूं, खरीचा। अब यहां पर देख लीजिए, खरीचा कहां पर प्रवृत्त हो रहा है? खरीचा यहां पर होगा, क्योंकि झल को चर होता है, खर परे रहते, तो ऐसी कंडीशन कहां पर आ रही है? यहां पर। तो धा को खर होगा तो क्या हो जाएगा? धा का प्रथम अक्षर क्या होता है? ता होता है। तो हमारा यहां पर ता संसह ऐसा रूप बन जाएगा। मिला दीजिए, संसह ऐसा। ठीक है, संसह। और जब यह विकल्प से कार्य होगा, जब धुट आगम नहीं होगा, तो आप बोलेंगे खरीचा दोबारा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि आप मिला लीजिए ना, यहां पर दोबारा प्रवृत्ति नहीं हो रहा है, तो खरीचा दोबारा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, संसह। और दोबारा जब वह नहीं हुआ, क्या? धुट का आगम, तो हमारा संसह रूप बन गया। एक धुट का आगम हुआ तो संसह ही आधा ता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए दोबारा लिख देता हूं, संसह। ठीक है, यहां ता कैसे हुआ? यह धुट धा को ता खरीचा से हो गया है। ठीक है, खरीचा का अर्थ इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, तो खरीचा का झल को चर होता है, खर परे रहते, वह उसका अर्थ है। प्रत्याहार बनाना मैं सिखा चुका हूं, आप वह लगा सकते हैं। ठीक है, जो प्रत्याहार नहीं जानते हो आदिरंतेन सहिता मेरा सूत्र देख लें। ठीक है, तो हमारा संसह और संसह यह दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला आता है, वह भी इसी से मिलता जुलता है, उसको भी देख लेते हैं। इसको हम मिटा दें। अब है हमारा ये सूत्र शी तुक। इसका अर्थ क्या है? पदांत नकार। यह मैंने पदांत कहां से लाया? यह पदस्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है? पदस्य से पदांत की अनुवृत्ति आती है, और यहां पर तुक की अनुवृत्ति यही लिखा है, जिसकी अनुवृत्ति की जरूरत है नहीं, वा की अनुवृत्ति आ रही है हे मपरे वा सूत्र से। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पदांत नकार। ये नकार की अनुवृत्ति कहां आई? तो हमने पीछे अभी सूत्र पढ़ा है, नश्च। वहां पर नह में ना पंचमी है, परंतु यहां पर षष्ठी है, विभक्ति परिणाम हो गया है। ठीक है, तो इसी न के मतलब इसी में आगम होना है। षष्ठी है ना, तो स्थानीय हो जाता है वह। ठीक है, तो पदांत नकार से शकार परे रहते, सप्तमी है, शकार परे रहते नकार को आगम होता है क्या? तुक, परंतु वह विकल्प से आगम होगा। ठीक है ना, पदांत नकार को तुक का आगम होता है शकार परे रहते विकल्प से। स्पष्ट है? उदाहरण देखिए, सन प्लस शंभु, सकार परे है अर्थात सी परे है। ठीक है ना, यह पर है, यह प्रत्याहार है, परे है। अब यहां पर पदांत नकार है, पद वाला होना चाहिए। ठीक है ना, अब यहां पर है तो उसको तुक का आगम होगा। अब यहां पर एक समस्या आएगी कि आदि में करे कि अंत में करे, तो यह जो तुक है ना, तो का की इत संज्ञा हो जाती है, तो हमारा कैसा कहला जाएगा? वह कित कहला जाएगा। तो आद्यंतो टकितो यही कहता है, जो कित है वह अंत में आगम होगा। तो हमारा यहाँ पर शन तुक में केवल ता बचता है, पूरा नहीं लिखता हूं। का से हलंतव उपदेश, हलंतव से का की संज्ञा, और उसे उपदेश है जनुनासिक से, और उसका तस् से लोप करके केवल ता बचता है। तो देख लीजिए शंभु। ठीक है, तुक आगम हो गया, कोई इसमें समस्या नहीं हुई आपको। संस प्लस शंभु, ऐसा आपके सामने रूप आया। अब इसमें अब देखिए, हमने पहले सूत्र पढ़ चुका है कि ता के बाद शाह है, तो किसका योग हो रहा है? जरा याद कर लीजिए, स्तोहोश्चुनाश्चुह सूत्र को, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसका सकार और शकार का योग हो, तो यहाँ पर शकार का योग है ना। अब यहाँ पर क्रमशः ता के स्थान में क्या हो जाएगा? चवर्ग होता तो क्रमशः आदेश हो जाएगा ना, है ना। यथा संख्य अनुदेश समाना, तो ता के स्थान में क्या हो जाएगा? चव हो जाएगा। तो देख लीजिए, सन, ऐसा आपके सामने रूप बन गया, सन शंभु शंभु। ठीक है, अब यहां पर फिर से एक बार स्तोहोश्चुनाश्चु की कंडीशन आ रही है। यहां पर देखिए ना, देखिए यहां पर तवर्ग है,
और योग किसका है? चवर्ग का, चा का योग है, तो फिर से लग रहा है, तो ना के स्थान में फिर स्तोहोश्चुनाश्चु सूत्र लग जाएगा। तो ना के स्थान में पंचम अक्षर है, तो चवर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? चा छा जा जा न्या, तो ना के स्थान में न्या हो जाएगा। ठीक है, यह देख लीजिए। और ये आधा चा लिख देता हूं ऐसा, और शंभु, ऐसा आपके सामने यह रूप देखिए बन गया। कोई इसमें समस्या हुई क्या? अर्थात जो सूत्र लगा ना, तो हमने पहले पढ़ चुका है, स्तोहोश्चुनाश्चु, इसलिए दोबारा नहीं लिखा हूं, तब भी देख लीजिए स्पष्टता के लिए, आप घबराए ना। 2 बार यह सूत्र लगा है, एक बार यहां काम किया है, कहां पर? देखिए यहां पर चा हो गया, ठीक है, और एक बार दोबारा फिर लगा तो ना को न्या हो गया। तो हमारा क्या रूप बन गया? संशंभु। आपकी किताब में देख लीजिए यही रूप बना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका यह रूप जो है शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब इसी में आप एक हमने और पढ़ रखा है, कौन सा? सस छोटी सूत्र पढ़ा है। ठीक है, देखिए सस छोटी क्या कहता है? सस छोटी आपको दिख रहा है ना मानो, क्योंकि मैंने अंडर यहां सीमा लिख लेता हूं कहां तक दिखाई पड़ रहा है ना। तो सस छोटी क्या कहता है कि यहां पर झ के बाद शा हो और शा के बाद भी अट हो, तो उसको शा को छत्व कर देता है। तो यहां पर शा को क्या कर देगा? छा कर देगा, विकल्प से करता है। ठीक है ना, तो आपके एक रूप, आपका यह रूप सिद्ध हो गया। ठीक है ना, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या हो गया? शन चा, और यह शा को क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। कौन से सूत्र से हो जाएगा? हमारा सूत्र सस छोटी लिख दिया हूं। ठीक है, शंभु, ऐसा देखिए आपका रूप बन गया। यह 2 रूप आपके सिद्ध हो गए, एक ये, एक 2। और जब तुक भी आगम कैसा हो रहा है? विकल्प से हो रहा है। और जब तुक का आगम नहीं होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? अर्थात यहां ये पूरी प्रक्रिया होगी ना, तो हमारा एक रूप यह भी बन जाएगा, क्या? शन शंभु। तो हमारे देखिए 3 रूप यह तो सिद्ध हो गए। ठीक है ना, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, आप किताब में ये यक, इसमें तो नहीं घबराएंगे ना, ये कैसे बन गया? इसमें था तुक आगम नहीं हुआ। जब तुक आगम नहीं हुआ तो हमारा इसमें चा नहीं आया है, और तो पूरी प्रक्रिया समझा ही चुका हूं कैसे। तो एक रूप आपका ये सिद्ध हो गया, एक रूप सस छोटी से छा हो गया, और एक रूप यह है आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इसमें भी स्तोहोश्चुनाश्चु से लगा है। ठीक है ना को न्या हो गया स्तोहोश्चुनाश्चु से। ठीक है, आपके यह 3 रूप सिद्ध हो गए हैं। हमारे यह 3 रूप सिद्ध हो गए। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये। अब एक रूप और सिद्ध होगा, क्या? इसको पहले मैं अलग अलग लिख देता हूं। देखिए शा, न्या, चा, छा, फिर ये मिला देता हूं, इसमें क्यों कार्य नहीं होना है। एक हमारा सूत्र है झरो झरी सवर्णे, लिख देता हूं, झरो झरी सवर्णे। ठीक है, ये क्या कहता है कि झर के बाद सवर्ण झर हो तो पहले वाले झर का लोप हो जाता है। आप यह देखिए, झर में प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं, तो यह तो आएगा नहीं झर में, क्योंकि यह पंचम अक्षर है। तो यहां पर आप चा और छा में देख सकते हैं, चा कैसा? पहला अक्षर है, और छा चौथा, तो झर कहलाया ना। और सवर्ण झर है, क्योंकि तुल्यास प्रथम हम पढ़ चुके हैं ना, चा कहने से वह पूरे सवर्णी का बोध हो जाता है, तो सवर्ण झर है। तो पहले वाले चा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि यह भी झर है, यह भी सवर्ण झर है, तो पहले वाले झर का इस सूत्र से झरो झरी सवर्णे से लोप हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? चा का जब लोप हो जाएगा तो देख लीजिए हमारा बनेगा, यहां दिख रहा होगा, मैं समझता हूं आपको, शन, ये छा ही रहेगा ना यहां पर, शंभु, ऐसा आपके सामने रूप बन जाएगा। देख लीजिए, यह आपके सामने रूप बन गया। तो आपके सामने कितने रूप बन गए? आप घबराना नहीं है कि कितने सारे रूप हो गए। देखिए बहुत सरल तरीके से एक बार हम सार में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा सूत्र है श्री तुक। इसने क्या कहा? पदांत नकार से शकार परे रहते तुक आगम होता है, वह विकल्प से होता है, नित्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए सन प्लस शंभु, यह हमारा पहले रूप है। तो सबसे पहले आपको इसमें यह लगा लेना है, स्तोहोश्चुनाश्चु लगा लीजिए, तो ना को हमारा क्या कर देगा? शुत्व कर देगा। तो ना का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? न्या। चा का, इसको चकार हो जाएगा ना, चा का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा? न्या। तो देख लीजिए, तो हमारा ये जो मैं आपको यहां बताया था रूप, कहां पर बताया था? ये, तो यहां पर आपका पहले बन जाएगा। ठीक है, आपको सरलता के लिए बता दूं, यहां पर मिटा देता हूं, यहां डिस्टर्ब होंगे।
पहला आपका यहीं पर रूप बन गया, देख लीजिए, शन शंभु। कौन सा सूत्र लग गया इसमें? स्तोहो शुनाशु सूत्र लग गया। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ सूत्र। सबसे पहले प्रक्रिया आप यही कर लीजिए, शन प्लस शंभु स्तोहो शुनाशु लगा लीजिए, तो आपका एक रूप बन जाएगा, आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आइए तुक में, आगम में। तो तुक आगम श्री तुक से होगा, तो यहां पर तुक आगम हो गया, सबका लोप हो गया, मतलब का हलंतर से संज्ञा और उ की उपदेशे जनुनासिक से और तस् से लोपा से लोप होकर के ता केवल बचा। ठीक है, आगम यहां पर अंत में क्यों हुआ? क्योंकि यह कैसा आगम है? यहां पर कित है, तो अंत में आएगा। आज देनतौ टकितौ को मैं अच्छी प्रकार से बता चुका हूं। तो अब यहां पर लगाइए स्तोहो सुनाशु, ता को चा हो गया। ठीक है, पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं कैसे होता है, क्योंकि यहां पर शा का योग है, इसलिए ता को चा सा शुत्व हो गया। फिर से दोबारा स्तोहो सुनाशु लगेगा, अर्थात ना, ये तवर्ग के बाद चवर्ग का योग है, तो फिर इसको तवर्ग को शुद्ध हो गया, तो ना का पंचम वो चवर्ग होगा, तो चा का पंचम अक्षर कौन सा है? य है, तो य हो गया, तो सन शंभु ऐसा बन गया। ठीक है, शंभु। अब इसके बाद सस छोटी क्या कहता है? सस छोटी कहता है हमारा, अभी मैं बताया था ना उसका अर्थ, कि जय के बाद शा हो। क्या हो? जय के बाद शा हो और उसके बाद अट हो, तो शा को छत होता है। तो आप देख लीजिए, शा के बाद अट है, अट में मां आता है, और उसके पहले जय है, तो शा को छा हो गया सस छोटी सूत्र से। तो ये आपका एक रूप ये शुद्ध हो गया, आपकी किताब में लिखा देख लीजिए, विकल्प से कार्य हो रहे हैं ना सब ये, तो एक रूप आपका यह दूसरा बन गया। अब उसके बाद आता है झरो झरी सवर्ण, यह कहता है कि क्या हो, झर के बाद सवर्ण झर हो, तो पहले वाले झर का लोप होता है। तो यहां पर यही आपको चा छा में ही मिल रहा है, क्योंकि यह तो पंचम अक्षर है। झर में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, तो यहां पर चा पहला है और छा कैसा? चा छा दूसरा है, तो झर है, तो यहां पर सवर्ण झर है, तो पहले वाले झर का लोप हो जाएगा, चा का लोप हो जाएगा, तो आपके सामने यह रूप बन जाएगा। तो चार हमारे रूप सिद्ध हो गए। कौन कौन से? पहला हमारा रूप ये सिद्ध हो गया, मैं आपको समझाया अभी, शन प्लस शंभु, ऐसा एक ये रूप सिद्ध हो गया, दूसरा यह, तीसरा यह, और चौथा यह रूप सिद्ध होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रकरण आ रहा है वह इससे थोड़ा भिन्न है, वह हम अगले वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।